अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये आपका स्पेसिमेन पेपर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर वन है और ये पेपर वन का ए वाला पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सेज राइट 2.7048 करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद तीन नंबर होने चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 2.70। अब ये क्योंकि 85 से बड़ा है तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। ये आएगा 2.705, पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, 10y माइनस 2y इट्स 8y, 8y प्लस 5y दैट विल बी 13y। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द बार चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। आपको फ्रीक्वेंसी और स्कोर नजर आ गया। ठीक है, राइट डाउन द मोड। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 9 की, so the mode is 9। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे काउंट कर लें कि भाई ये दो है, ये तीन है, ये वाला हमारे पास पांच है, तो यूं कर लें। या मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि क्योंकि हमें नेक्स्ट पार्ट में मीडियन फाइंड करना है, तो मैं बनाऊंगा इसका टेबल। इससे मेरे दोनों पार्ट बड़े इजीली हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये आप देखिए। एक ऐसे रफली आप बना लें टेबल। इसके बगैर भी सवाल हो सकता है, बट इसे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आपके पास यहाँ पर स्कोर है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। स्कोर मेरे पास है 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फोर वाले कितने बच्चे हमारे पास? इट्स 2, इट्स 3, 6 वाले पर 1, 7 वाले पर 3, 8 वाले पर 5, 9 वाले पर 6 और 10 वाले पर 5। ये आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 5 is 25। So the total number of students are 25। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप सिंपल करते हो टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 26 डिवाइडेड बाई 2 यू गॉट 13। 13 देखें कहाँ पर आ रहा है? 2, 2 प्लस 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 9 plus 5 14। तो आपको जो मीडियन होगा वो इस ग्रुप में लाई कर रहा है, सो मीडियन इज 8। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, स्केल ड्राइंग shows the position of town A and town B। Town B is due north of town A। The scale of the drawing is 1 centimeter to 5 kilometer। अब मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो मैं इसको एग्जैक्टली नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि करना कैसे है। Town C lies to the east of the line AB। It is 25 kilometer from A and 40 kilometer from B। Okay। सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 25 एंड 40। कैसे करेंगे भाई? आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, तो आप लिख दें भाई सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। अब जो कन्वर्जन आपको दिया वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर को, तो भाई 25 किलोमीटर का मतलब क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इट इज 5 सेंटीमीटर। सेम काम करना है आपने बी के लिए। सेंटीमीटर, किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो ये आएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है? अब ए पर रखना है आपने 5 सेंटीमीटर का कंपास। ठीक है, क्या किया आपने? आपने पॉइंट ए पर गए, पॉइंट ए पर आपने रखा, कंपास आपने ओपन किया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए से रख के आपने आर्क लगाना। अब आर्क लगाने के लिए क्या कह रहा है इसने? टू द ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये आपका ईस्ट होता है। ठीक है, तो अब आपने ए पे रखा हुआ है कंपास, कंपास आपका 5 सेंटीमीटर ओपन किया, यहां से आपने एक आर्क लगा दिया और ये आपका ऐसा आर्क आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि ऐसा बनेगा। फिर आपने बी पे रखा और बी पे कितना रखा है आपने? 8 सेंटीमीटर। आपने बी पे रखा, बी पे आपने 8 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दिया। जहां ये दोनों आर्क कनेक्ट कर रहे हैं, जहां ये दोनों आर्क कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दिया जा रहा है सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई? आपने यहाँ पर सी को प्लॉट करना था, तो ये दोनों आर्क बनाने का और सी की मार्किंग का 3 मार्क मिल गया आपको। मेजर द बेयरिंग ऑफ टाउन सी फ्रॉम टाउन ए। ओके, टाउन ए से आपने मार्क करनी है इसकी बेयरिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ से लाइन को करते हैं ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि हमें ए से निकालना है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको एंगल चाहिए। अब आप क्या करोगे? आप सिंपल रखोगे यहाँ पे डी, डी आपका ऐसा रखा जाएगा, ये आपका लाइन यहाँ पर 0 होगा और ये एंगल आपको निकालने को कह रहे हैं। तो ये मैं पूरा काम बिल्कुल
रफली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल कंपास नहीं है, बट तरीकेकार ये होगा। अब माइट भी आपका सी पॉइंट यहाँ ना आ रहा हो, यहाँ पर आ रहा हो सी पॉइंट, या यहाँ पर आ रहा हो सी पॉइंट, कहीं पर भी आ सकता है। तो मैं तो आपको जैसे एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। ए पे रखा था, 5 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया, बी पे रखा 8 सेंटीमीटर का आर्क मार दिया, जहाँ दोनों आर्क मीट करेंगे वो पॉइंट आपका सी बन जाएगा। कहीं पर भी आ सकता है, मेथड यही होगा। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9। इट इज वेरी सिंपल, 1/9। वर्कआउट 0.2 इंटू 0.4। भाई अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे करते हैं 0.2 0.4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गलत नहीं है, बट आप शॉर्टकट पे जाइए। सिंपल करें, 2 4 आर 8। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, टोटल डेसिमल के बाद दो नंबर हैं। तो आपका आंसर होगा 0.08, कि टोटल डेसिमल के बाद दो नंबर नजर आने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज 1/3 प्लस 2/3। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 6/7। गलती क्या हो सकती है कि आप पहले इसको सॉल्व कर दो। ठीक है ना, ये गलती हो सकती है, तो आपने क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है इसको। 3 1s are 3, 3 2s are 6। यू गॉट 1/3 प्लस 4/7। एलसीएम ले लिया, 21। 3 7s are 7, 3s are 12, 12 प्लस 7 इज 19/21 आंसर है। आप पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते विद द बॉड मास रूल ना। नेक्स्ट वन, फैक्टराइज कॉमन लेना है आपने। कॉमन क्या आ रहा है, 3a कॉमन आ रहा है। बच्चा क्या आपके पास, 4b-8। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, Maya has a spinner with four sections numbered 1 to 4. Write down the relative frequency of the spinner landing on 2। और कितनी बार घुमाया गया है, 200 बार घुमाया गया है। 2 आने की फ्रीक्वेंसी है क्या बेटा, 2 आने की फ्रीक्वेंसी है 70। आपको चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सिंपल। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं आप इसको, आंसर क्या बचता है आपके पास, 7/20। ये आपका आंसर आ गया। Maya says that this relative frequency is a good estimate for the possibility of the spinner landing on 2। Explain why she is correct। भाई वो कह रही है कि 2 आने का चांस ज्यादा है। और ऐसा वो क्यों कह रही है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपका इस पे आंसर क्या आ सकता है भाई, एक्सप्लेन व्हाई शी इज करेक्ट। लार्ज सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब क्या हुआ कि भाई ये 200 बार घुमा रही है, ठीक है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर। तो मैंने दोनों ही चीजें लिख दी, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो रहा है कि भाई 2 आने का चांस ज्यादा है, या वो एस्टिमेट उसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारे पास। माया स्पिन्स द स्पिनर 500 टाइम्स। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स माया शुड एक्सपेक्ट द स्पिनर टू लैंड ऑन 2। अब 2 आने की फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, 7/20। अगर 500 बार घुमाएगी तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपल 500 से। 2 से 0 से 0 किया, 2 1s are 2, 25 are 7 टाइम्स 25। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 7, 7 5s are 35, 7 2s are 14, 370, 175 इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी एंड क्यू आर गिवन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी। अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड करना होता है लाइन से, तो आप करते क्या हैं, आप करते हैं y को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपका स्टेप होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो लाइन है वो क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 13। अगर मैं y को बनाऊं सब्जेक्ट, तो ये होगा 2y इक्वल टू 13 माइनस 5x, और y हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 5x/2। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट वो होता है जो x के साथ लिखा हो। आपका x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -5/2। तो आपके पास जो ग्रेडियंट आएगा वो आएगा -5/2। ऐसा क्यों होता है, कीप इन माइंड वी हैव इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो ग्रेडियंट कौन होता है, जो कि x के साथ लिखा हो, दैट इज ग्रेडियंट -5/2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द x एक्सिस। यहाँ पर कीवर्ड था आपके पास x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब ये होता है कि वहां पर y आपके पास 0 हो गया। कौन सी लाइन की बात कर रहा है, q की बात कर रहा है। q की पहले इक्वेशन लिखते हैं। q की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। अब आपने y की जगह पुट किया 0। क्यों पुट किया, क्योंकि कट कर रहा है x को। ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 7, 7 इक्वल्स टू 2x एंड 7/2 इक्वल टू x। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, 7/2, और y क्या आ गया हमारे पास 0। ये आंसर है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब आपने अप्लाई करना है यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन। याद रखिएगा, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाती है वहां मतलब है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 5x plus 2y equals to 13 and second one is y equals to 2x minus 7। ये आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस y को उठाकर इस y की जगह प्लेस कर रहे हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या है? मेरी इक्वेशन है 5x plus 2y equal to 13। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस y को हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो y की जगह हमारे पास आ गया सिंपल 2x माइनस 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5x प्लस 2 2 जार 4x माइनस 2 7 जार 14 इक्वल टू 13। 5x प्लस 4x 9x, 14 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 14 इज 27। सो x इज इक्वल्स टू 27 ओवर 9 और x का आंसर आपको मिल गया 3। जैसे ही आपको x का आंसर मिला, उस x के आंसर को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, बट आई रिकमेंड कि हम इसमें पुट करें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y बना हुआ है सब्जेक्ट। तो वी है y इक्वल्स टू 2x माइनस 7 और आपने x की जगह पुट करना है 3। सो वी है y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 माइनस 7, 2 3 आर 6 माइनस 7 एंड यू गॉट y इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल है और काफी हाई एक्सपेक्टेड है, ये आना हमेशा ही आता है। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पास नॉन लीनियर वाला सवाल आएगा जिसमें आपकी पावर 2 में भी हो सकती है। ये दोनों पावर 1 में थे ना हमारे पास, अब हमारे पास पावर 2 का भी सवाल आ सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। ओके जी, नेक्स्ट वन। डायग्राम शोज अ कंटेनर इन द शेप ऑफ अ प्रिज्म विद एन ओपन टॉप। ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, ओपन टॉप। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है जी, ये ट्रेपीजियम बन गया हमारे पास। ए बी गिवन है, सी डी गिवन है, बी एफ गिवन है, हाइट भी आपको गिवन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सबसे पहले तो आपको वर्किंग फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट। ये आपका फॉर्मूला है, 1/2। नाउ द पैरेलल साइड्स वी हैव is 14 and 26. These are the parallel sides. So you got 14 plus 26 and the height is 8. सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 1s are 2 4s are 14 plus 26 it's 40, 40 times 4 it is 160. So the answer is 160, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है इट टॉक्स अबाउट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया होता है? वो एरिया जो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड पर सेम नजर आए। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जो हम निकाल चुके हैं। उस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी लेंथ से, दैट इज 30। तो यू विल गेट द वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हमारे पास आ चुका है, इट इज 160 और जो लेंथ आपको दी हुई है इट इज 30। ये आपको दे दिया, 16 3s are 48 एंड 00, बट ये आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। द क्वेश्चन इट सेज दैट कि आपको आंसर देना लीटर्स में। तो लीटर में लेके जाने के लिए ऑल यू नीड इज डिवाइडेड बाय 1000। जब आपने डिवाइड किया, व्हाट यू गॉट, यू विल गेट 4.8 लीटर्स। ये आ गया आपका वॉल्यूम। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंटेनर। ओके बेटा, सरफेस एरिया के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जरा मैं इस क्वेश्चन की डायग्राम को आगे लेके चला जाऊं, वरना मुझे बार बार इसको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, इट्स बेटर नाउ। अब हमको फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया इनसाइड ऑफ द कंटेनर। बेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो आ चुका था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने निकाला था पीछे एंड इट इज 160। मैंने क्या किया? मैंने किया 160 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 320। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कि मेरे पास एक आगे ट्रेपीजियम बन रहा है और एक मेरे पास पीछे बन रहा है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके अलावा मुझे कौन कौन से शेप नजर आ रहे हैं? मुझे एक नीचे का रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल, इसका आएगा 14/30। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसको मैंने कह दिया डी।
डी मतलब डाउन वाला, ये आ जाएगा 14/30। 14 × 30 कर ले आप जरा, क्या आएगा? 3 4 = 12, 3 1 = 3 4, 420 आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब आपके पास कौन सा एरिया बचा, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। आपके पास जो एरिया बचा है इसको मैंने रेड से मार्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये एरिया निकालना ही थोड़ा सा ट्रिकी था। अब ये वाला एरिया निकालना है मैंने, ठीक है ना? ये बन तो रेक्टेंगल किया, बट द प्रॉब्लम इज इसकी मुझे ये वाली साइड पता है 30, मुझे इसकी ये साइड नहीं पता। ठीक है, अब हमारा फोकस जरा इस डायग्राम पे चले। बेटा देखो, ये पूरी जो लेंथ है इट्स 26, ठीक है, और ये लेंथ है मेरे पास 14। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर मैं 26 में से 14 को माइनस कर दूं, व्हाट आई गॉट? इट्स 12। ये 12 है क्या? ये 12 बेसिकली, अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो ये जो 12 है ये वाली और ये वाली साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 को हाफ करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 वी गॉट 6। और अगर मैं इस 6 को प्लॉट करके दिखाऊं आपको इसी डायग्राम में, तो ये जो 6 है आपके पास, ये 6 है, ठीक है, ये 6 बन गया आपके पास। अब ये 6 है और ये मेरे पास 8 है एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास जो ये लेंथ है, लेट्स कॉल दिस लेंथ एल, इसको निकालने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेरे पास बन जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, रूट अप्लाई किया, एल इक्वल्स टू 10। ये आपके पास आ गई लेंथ ये वाली, ठीक है ना, ये आ गई 10। ये निकालना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना कोई मसला नहीं है, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा वाला? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10/30। और ऐसे मेरे पास दो शेप बनेंगे, 300 टाइम 2 600। ये आपके पास सारे एरियाज आ चुके हैं। अब आपने इन तमाम एरिया को निकाल कर एडअप करना है। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करें इसको। अब आप, मैं करता हूं भाई 320 प्लस 420, 0 2 और 2 4, 4 और 3 7, इसमें आपने ऐड किया 600 को, 0 4 30। तो द आंसर इज 1340। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, a mathematically similar container has a height of 16। देखिए ये जो लिखा होता है ना मैथमेटिकली सिमिलर, ये हमारा एक टॉपिक एक्टिव करता है सिमिलैरिटी वाला। इसका मतलब यहाँ पर हम सिमिलैरिटी वाले सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको हाइट दे दी है उसकी 16, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंटेनर विद द हाइट 16। ओके बेटा, अब यहाँ पर चूंकि बात की जा रही है एरिया और सिमिलर, सबसे पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करें। A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया। एरिया 1 उसको दें जो हमने निकाला 1340, और उस वाले कंटेनर की हाइट क्या थी हमारे पास? इट इज 8। तो 1340 के सामने 8 आएगा, इसकी हाइट कितनी है? 16 है, और इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये बनी आपकी वर्किंग इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ये आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 4, 1340 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सो 1340 टाइम्स 4, 400, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 13, 4 1 जार 4 5। So the answer is 5360। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वन, gray squares and white squares are used to make a pattern in the sequence. The first three patterns in the sequence are shown below। अच्छा जी, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो पहली चीज तो मैंने ऑब्जर्व करी कि भाई पहली रो सबकी कंप्लीट है, तो मैंने तो पहली रो को कंप्लीट करना ही करना है। ये हो गया। अब जो सेकंड रो है वो आ रही मिडिल में, ठीक है, दो यहाँ सेंटर, तीन यहाँ सेंटर। मेरे पास क्या होगा? चार यहाँ और सेंटर। तो जो सेंटर में आ रही है उसको आपने कर दिया है कलर। ये आपने सिंपल सी शेडिंग कर दी और आपको इसका 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स। अब आप देखेंगे भाई इसका पैटर्न क्या आ रहा है? 4 प्लस 3, तो 10 में भी आपने करना है +3 और इसमें भी करना है +3।
उसके बाद देखिए क्या आ रहा है भाई, 2 2 + 6 8, 8 + 10। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और 18 का 10 का, अब डिफरेंस कितना आएगा 14 का आएगा। तो 18 + 14 दैट लीड्स टू 32, और इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 18 का। तो 32 + 18 इट इज 50। तो इस पे आपने डिफरेंस को ऑब्जर्व किया कि पहला डिफरेंस 6 का है, फिर 10 का है, फिर 14 का हो गया, चार चार का डिफरेंस आ गया। तो हमारे ये आ गए सारे नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स। ग्रे स्क्वायर का चाहिए आपको यूनिट टर्म, ग्रे स्क्वायर है कि हमारे पास 4 7 10 13। जब सवाल एनी टर्म का हो, सबसे पहले काम करना होता है डिफरेंस पर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है जो कि है 3। जैसे ही डिफरेंस कांस्टेंट आया, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आपका डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, एन आपको नहीं पता, डी की जगह आ जाएगा 3। So what you got 4 + 3n - 3, सिंप्लीफाई किया एंड इट इज 3n + 1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइड स्क्वायर इन पैटर्न n। बेटा अब आपको इसका चाहिए स्क्वायर, मतलब इसका आपको चाहिए एनिट्रम। अब इसका एनिट्रम पहले आप देखें, कोई आपको पैटर्न ऊपर से नंबर से मिल रहा हो, अगर जैसे कि मैं आपसे कहूँ यार ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ रिलेशन नहीं हुआ, तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास इसका पैटर्न कैसे आ सकता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा री 2 8 18, क्योंकि सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है स्क्वायरिंग की तो हमारी टर्म बनेगी। अच्छा, अब मैंने ऑब्जर्व किया 5 और 50 से कि 5 को अगर मैं क्या करूं, ये आपने सोचना होगा पेपर में, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं वो तरीका भी बता दूंगा आपको। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 टाइम्स 2 इज 50। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 टाइम 2 इज 32। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 2 18। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, एंड 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2। ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब यकीनन ये पैटर्न पेपर में आपके लिए ऑब्जर्व करना आसान नहीं होगा, तो इसके बगैर तरीकेकार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जो नंबर था उसका स्क्वायर हुआ और वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका जो आंसर है ना वो आएगा हमारे पास 2n²। ये तो इसकी एक डायरेक्ट वर्किंग थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग क्या हो सकती है, अगर आपको ये लिंक, ये आपको रिलेशनशिप नजर ना आए कि किस तरह हो रहा है। आपके पास है नंबर 2 8 18 32 एंड 50, ये नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, पहले निकाला आपने डिफरेंस, पहले डिफरेंस आया 6 का, फिर आया 10 का, फिर आया आपके पास 14 का, और फिर आया 18 का। दोबारा डिफरेंस निकालें इसका, ये डिफरेंस आएगा 4। जब आपका सेकंड डिफरेंस, ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है, जब सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो आपका फॉर्मूला आता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस 1/2 एन माइनस वन एन माइनस टू सी। ये आता है सेकंड डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। व्हाट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2। What is D? D is the first term that is 6. What is C? C is the second difference that is 4. ये हमेशा सेम रहेगा। ये A है, ये D है और ये C है, ये हमेशा सेम रहेगा। अब आपने अप्लाई किया, व्हाट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म 2 प्लस n की जगह n। व्हाट इज डी, डी इज द फर्स्ट डिफरेंस 6, 1/2 n माइनस वन n माइनस टू। व्हाट इज सी, सी इज सेकंड डिफरेंस 4। अब मुझे ये मालूम है कि इसको सॉल्व करके मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है ना, ये मुझे मालूम है, देखिएगा। मल्टीप्लाई किया 2 + 6n - 6। ठीक है, पहले तो ये 6 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, आगे देखिए, प्लस 2 1 जार 2 2 जार, मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खाली, n इंटू एन एन स्क्वायर -2n -n + 2, और वो बाहर वाला 2, ये वाला 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आ गया मेरे पास सिंपल 2, ये वाला 2। ठीक है बेटा, 6n, 2 - 6 - 4 plus 2n square minus 3n plus 2, 6n minus 4 plus 2n square minus 6n plus 4। सिंप्लीफाई करें अगर तो 6n 6n कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो आंसर बचेगा 2n²। ठीक है बेटा, ये आपका एनाटॉमी। तो अगर पेपर में आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर इस तरह आ रहे हैं, तो फिर आपको ये सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा कि आंसर हमेशा स्क्वायर में आएगा सेकंड डिफरेंस पर। नेक्स्ट वन, pattern 10 and 11 in the sequence are made from gray square and white square. Find the difference between the total number of square needed to make pattern 10 and the total number of square needed to make pattern 11. Okay. Form gray square and white square. तो आपको निकालना है भाई इनका डिफरेंस क्या होगा। और पैटर्न n का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 10 आ गई, पैटर्न 11 का मतलब हो गया कि n की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है ना। तो अब आए भाई क्वेश्चन पर। आपके पास ग्रे स्क्वायर का क्या था, लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि बार बार मुझे आगे पीछे करना ना पड़े। ग्रे स्क्वायर था 3n+1, यही था ग्रे स्क्वायर। हाँ, और जो आपके पास व्हाइट स्क्वायर था वो हमने निकाला था अभी अभी 2n²। अब दो पैटर्न बनेंगे। एक पैटर्न वो बनेगा जिसमें हमारे पास n की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, जब n 10 है तो ग्रे क्या हो जाएगा, मेरे पास ग्रे वाला हो जाएगा 3 टाइम्स 10+1 दैट लीड्स टू 31। और वाइट क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स 10² दैट विल बी 200। ये तब था जब मेरे पास n 10 था। ठीक है, एक और वर्किंग करेंगे हम जब हमारे पास n की वैल्यू 11 होगी। इस पे भी सेम काम। ग्रे क्या होगा मेरे पास 3 टाइम्स 11+1 33+1 34। और वाइट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 11²। 11² इज 121 टाइम्स 2 242। ये आपने सब निकाल लिया। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है ना, टोटल का मतलब क्या, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब मेरे पास n की वैल्यू 11 थी तो टोटल क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 34 प्लस 242 दैट इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 4 2 7 276। और जब n मेरे पास 10 है तो क्या बनेगा मेरे पास 200 प्लस 31 दैट विल बी 231। और अब आप इन दोनों को माइनस करें क्योंकि आपको चाहिए डिफरेंस। 6 माइनस 1 5 7 माइनस 3 45। सो द आंसर इज 45। ये आपका आंसर है। पैटर्न के इन द सीक्वेंस नीडेड 61 ग्रे स्क्वायर। यहाँ बात की जा रही है खाली ग्रे स्क्वायर की। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर नीडेड फॉर द पैटर्न। पहले आप ग्रे स्क्वायर पे 61 को इक्वेट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ग्रे स्क्वायर का पैटर्न क्या है, ग्रे स्क्वायर का पैटर्न है 3n+1। यहाँ पे बात कर रहा है k की, तो ग्रे स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 3k+1। कितने ग्रे स्क्वायर दे रहा है आपको 61। तो यहाँ पर आएगा 61 और यहाँ निकालेंगे आप k की वैल्यू। 61 माइनस 1 इक्वल्स टू 3k। 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू k और k आ जाएगा मेरे पास 20। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि आपको उसने क्या मालूम करने को कहा, आपको कहा व्हाइट स्क्वायर। व्हाइट स्क्वायर का हमने बनाया था रिलेशन दैट वाज 2n²। क्योंकि यहाँ पर पैटर्न k है तो अब n नहीं होगा, अब होगा k, तो हम लिखेंगे इसको 2k²। ठीक है ना, क्यों लिखा 2k², क्योंकि पैटर्न k की बात कर रहा था। k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हम पुट करेंगे यहाँ। ये आएगा मेरे पास 2, k की जगह 20 और इसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 400। 400 टाइम्स 2 इट विल बी 800। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, position vector of point A is given, AB is given and given that AB equal to BC, find the position vector of point C. ओके बेटा, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं BC को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो BC कैसे लिखा जाएगा, द वेक्टर BC इज इक्वल्स टू OC माइनस OB। ऐसे आप लिखते हो पोजीशन वेक्टर को। ठीक है बेटा, व्हाट इज द वेक्टर OC? OC तो आपको नहीं पता, इट इज अननोन। व्हाट इज द वेक्टर OB? OB आपको मालूम है, OB भी आपको नहीं मालूम। हमें मालूम क्या है फिर, हमें मालूम है भाई हमारे पास वेक्टर एक है। ओके जी, अब हमारा काम जाएगा, थोड़ा बैक एंड पे काम करना पड़ेगा। हम यूज करते हैं बेटा ए बी को। ए बी को लिखेंगे कैसे हम, ए बी को इसी फॉर्मेट पे लिख के दिखाऊंगा। ये आ जाएगा मेरे पास ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब इसमें मुझे ए बी मालूम है। ए बी कितना आ गया मेरे पास 5 एंड -1। ओ बी मुझे नहीं पता एंड ओ ए इज -2 एंड 3।
ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। सो 5 - 1 प्लस -2 3 इज इक्वल्स टू OB, एंड देन 5 - 2 इज 3, -1 + 3 इज 2। ये मेरे पास आ गया OB का वेक्टर। ठीक है ना, ये मेरे पास पहली चीज आ गई जो मुझे चाहिए थी। कैसे पता लगाता हूँ कि हम यहाँ फंस गए। अब जो OB का वेक्टर निकाल चुके हैं हम, उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे। कितना आया भाई? 3 और 2, ये हमने निकाल लिया। B और C बराबर है AB के, तो इसकी जगह आ जाएगा 5 and -1। ये हो गया 5 - 1, ये माइनस यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा। 3 and 2, ये बराबर होगा OC के। 5 + 3 8, -1 + 2 is 1। So the vector OC is 8, 1 या 8 and 1। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट वन, राइट 0.23 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लिखा है 0.233333, ये ऐसे लिखा है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग ना। तो इसका स्टेप क्या है भाई? पहले आप इसको कर दो x, ये x है। अब आपने x को मल्टीप्लाई किया 10 से, 10x क्या हो जाएगा मेरे पास? 2.333333 डॉट। अब हम ये देखते हैं क्या ये नंबर्स एकदम आइडेंटिकल हैं, तो इनका पहला नंबर डिफरेंट है। दे आर नॉट आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल नहीं होते ना, तो मैं इसको एक और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स इट विल बी 100। 100x क्या हो जाएगा? डेसिमल 2 कदम आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 23.333333। दोबारा अपने आप से सवाल करो, क्या ये नंबर एग्जैक्टली सेम है? तो अब आंसर है यस, नाउ दे आर एग्जैक्टली सेम। जहां नंबर एग्जैक्टली सेम हो जाए वहां इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, 100 - 10 90 होता है, 23 - 2 21 होता है, और ये सारे नंबर कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या बचता है? आपका आंसर बचता है x इक्वल्स टू 21/90। सिंप्लीफाई करेंगे 7/30। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, A, B, C, and D are points on circumference of a circle. EF is tangent to the circle at C. Angle BAD is 68 and angle BCE is 50. Find angle CBD. कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? CBD का मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, दैट इज एक्स। ओके बेटा, ओके जी। सबसे पहली बात, मेरे पास ये जो मैं फिगर को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, उसमें हम पहले निकाल लेते हैं ये एंगल जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सी का। ये सी कैसे आएगा? हमें पता है साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, 68 + C इक्वल्स टू 180। यहां से सी का आंसर क्या आ जाएगा? सी इज 180 - 68, तो 180 - 60 120 112। तो सी का एंगल आ गया मेरे पास 112। ठीक है बेटा, अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। ठीक है ना, ऑल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम। क्या है प्रॉपर्टी देखिएगा। ठीक है बेटा, ये मेरे पास बन रहा है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ने एक एंगल बनाया कॉर्ड के साथ। ठीक है, जब ये कॉर्ड एंगल बनाएगी सरकमफेरेंस पे, तो ये एंगल भी मेरे पास आएगा 50। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसको मैंने 50 मार्क किया है, इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम। ये आपको पता होनी चाहिए, रिसेंटली ऐड हुई है कोर्स में और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रॉपर्टी? जो एंगल बना रहा है टेंजेंट और कॉर्ड, एंगल बनाया, वही एंगल वो कॉर्ड सरकमफेरेंस से बनाएगी। ये प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहता कि यार ये वाला ए है, टेंजेंट कॉर्ड, तो ये वाला भी एंगल ए होता। ये प्रॉपर्टी। अब जब आपके पास इस ट्राइंगल में आपको 50 भी मालूम है, सी भी मालूम है, एक्स निकाल लिया अब। सिंपल, अब हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। अब हमारी वर्किंग होगी 50 + C + x इक्वल्स टू 180, जिसमें हमको C की वैल्यू मालूम है 50 + 112 + x इक्वल्स टू 180। तो 50 को आपने ऐड किया, व्हाट यू गॉट 162 + x इक्वल्स टू 180। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 180 - 162, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री।
ये आपका आंसर है, 18 डिग्री आंसर। नेक्स्ट वन, राइट 25 होल -3/2 एज अ फ्रैक्शन। तो पहला काम आपने देखा पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को बनाया पॉजिटिव, कैसे करते हैं, फ्लिप करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई a/b की पावर है -3, ये बराबर हो जाएगा b/a की पावर 3, इसको हम कहते हैं फ्लिप। इस तरह लिखा है 25 की पावर -3/2, 25 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा, इसको आप फ्लिप कर दो, ये आएगा 1/25 की पावर 3/2। ठीक है। अब 25 क्या होता है, व्हाट इज 25? 25 को मैं कहता हूँ भाई ये होता है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से फायदा क्या हुआ, 2 और 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या, 1/5 पावर 3, जो कि बराबर है 1/125 आंसर। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द वेन डायग्राम। भाई वेन डायग्राम कंप्लीट करने का तरीका मैं थोड़ा सिंपल बताता हूँ आपको। पहले जो जो एलिमेंट जहां पर आ रहा है ना वो आप लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि ए क्या है, ए आपके पास है 6 7 8 9 10, तो मैं ए की जगह लिख रहा हूँ 6 7 8 9 10। अभी ये फाइनल नहीं है, फाइनल हम बात भी करेंगे इसको। बी क्या है, फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ये मेरे पास है फैक्टर ऑफ 18, 1 2 3 6 9। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास, 1 4 9, ये स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर है 1 4 9। ठीक है बेटा। अब आप ये देखो कि इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो मुझे 9 यहां भी नजर आ रहा है, मुझे 9 यहां भी नजर आया, और मुझे 9 यहां भी नजर आया। इसका मतलब है सेंटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 9 होगा। अब कॉमन निकालें, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इनमें कॉमन नजर आया मुझे 6, 6 इसमें भी आ रहा है और 6 इसमें भी आ रहा है, ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है। बाकियों में कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है, अब देखें, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर भी आया 1, ये आ गया कॉमन। तो जो जो कॉमन थे वो हमने लिखना स्टार्ट कर दिए थे और हमारे पास ये आ गए। अब ये जो नंबर हमारे रह गए, कौन कौन से रह गए देखते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं आया, 5 बाहर आ गया। 6 7 8 9 10 11 और 12 दोनों नहीं है, तो 5 11 एंड 12 ये आपके बाहर लिखना लाजमी है। ये आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और सी में हो लेकिन बी में ना हो, ए और सी में हो लेकिन बी में ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये ए और सी में है लेकिन बी के पास नहीं है। तो ये तो हमारे पास जीरो है, क्योंकि जहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। शेडिंग करके बताऊं, भाई ये ए इंटरसेक्शन सी बी सॉरी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आपसे कह रहा है ये इसकी शेडिंग है, ये वाला पार्ट है, और यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हमने जीरो लिख दिया। The time some students take to travel a school one morning are shown. The time is recorded in minutes. Complete the histogram. Okay बेटा, सबसे पहली चीज जब आप हिस्टोग्राम बना रहे होगे, आपने देखना है कि इनका गैप कितना है। इसका गैप कितना आया, मेरे पास लिख भी रहा हूँ, ठीक है ना। गैप कितना आया 5, गैप कितना आया 10, गैप कितना आया 5, गैप कितना आया 5, गैप कितना आया 30। जब आपके पास ये गैप सेम नहीं होता ना, तो याद रखिएगा आपको हमेशा निकालनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो मैं यहीं पे स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो मैं यहाँ निकालता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ तो ये बना हुआ ऑलरेडी। यहाँ पर आइए बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 16, क्लास विड्थ क्या है 10, ये बराबर हो गया 1.6 के। फ्रीक्वेंसी क्या है 29, क्लास विड्थ क्या है 5, 29/5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 29 5, 5 5 25, कितना बचा मेरे पास 4, 5.8, ये आ जाएगा 5.8। 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 15 डिवाइडेड बाय 30 1/2, जो कि बराबर होता है 0.5। तो ये तो आपने सबसे पहले क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है आपने। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालकर आप उसको पहले प्लॉट करना स्टार्ट करो।
जो मेरे पास 10 से लेके 20 है उसकी हाइट बनेगी 1.6 पर। 10 से 20 और 1.6 पे बनेगी हाइट। ओके, 10 से 20 और 1.6, ये बन गया 10 से 20 और 1.6 पर आ गया। ठीक है, उसके बाद 20 से लेके 25 5.8, 20 से लेके 25 और 5.8, ये बना 20 से 25 एंड 5.8। ठीक है, उसके बाद 25 से लेके 30 एंड 4, 25 से लेके 30 एंड 4, ये बन गया। उसके बाद 30 से लेके 60 एंड 0.5, 30 से 60 एंड 0.5, तो बेटा ये बना आपका हिस्टोग्राम। ठीक है ना, इसके आपको इजी मिल गए 3। क्या इसने एक्स निकालने को बोला है हमको? नहीं बोला है एक्स निकालने को। ठीक है, ऑन द ग्रिड। ठीक है, Jamila says that histogram shows that there are same number of students in the 5 to 10 group as in 10 to 20 group. Explain why she is wrong. भाई 5 से लेके 10 और 10 से लेके 20 पे देखते हैं पहले तो। 5 से लेके 10 और 10 से लेके 20 पे। अब अक्सर स्टूडेंट समझेंगे यार कि ये सेम हाइट पे जा रहा है तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे ही लग रहा होगा ना आपको। लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। अब हम निकालते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, हम एक्चुअली निकालते हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, एफ डी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फॉर्मूला से हम अप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी इज एक्स, व्हाट इज द क्लास विड्थ? क्लास विड्थ इज 5 एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? इट इज 1.6। 1.6। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6 को 5 के साथ, दैट गिव्स यू 8। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो x की वैल्यू है, वो बराबर है 8। आपको क्वेश्चन में कहा गया क्या ये दोनों बराबर हैं? जो वो कह रही है कि दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं। ठीक है, तो आपकी इसकी वर्किंग क्या होगी? इसकी वर्किंग यही होगी जो मैंने ऊपर करके दिखाई आपको, इसी को मैं यहाँ नीचे लेके जा रहा हूँ। ये इसकी वर्किंग है बेटा, कि आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है आपके पास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो आपके पास 10 से लेकर 20 की फ्रीक्वेंसी थी वो आपके पास 16 थी, तो दे आर नॉट इक्वल। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि 5T10। इसमें कितने? इसमें है 8 स्टूडेंट्स जो आपने निकाला, और दूसरा क्या कह रहा है? 10T20, इसमें है 16 स्टूडेंट्स। और रीजन क्या आएगा? शी इज रॉन्ग। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वो गलत है, तो आपके पास कोई ना कोई उसका लॉजिकल प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। अगर ग्राफ ने कट किया वाई एक्सिस को, इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो आपके पास जो इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 5, यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करेंगे। x की जगह आपने 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 प्लस 5। और अगर आपको लगता है कि 0 करके ये 0 हो जाएगा, तो आपको एनालिसिस नहीं आता। एनीथिंग विद 0 पावर इक्वल्स टू 1, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, दैट गिव्स यू द वैल्यू 8। आपको लिखने कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे भाई? x की जगह 0 और y की जगह 8, ये आपका आंसर होगा। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट टू द ग्राफ। अगर ये ग्राफ मेरे पास है और आप ये कह रहे हो कि यार इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, ये तो 8 आ गया, ये तो हमने निकाला। अब इसका एसिम्प्टोट क्या होगा? एसिम्प्टोट बेसिकली ये लाइन होती है जहां पर ग्राफ कभी मीट नहीं करेगा, उसके नियरेस्ट जाता रहेगा। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये वैल्यू होती है जो एक कांस्टेंट है, दैट इज 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है, इक्वेशन निकालिए ना। अब ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी सिंपल y इक्वल्स टू 5। ये आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन है।
एसिम्प्टोट का मतलब ग्राफ कभी भी इसको कट नहीं करेगा, हमेशा इसके करीब होता जाएगा। नेक्स्ट वन, यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ 3। याद रखिएगा कि जो कुछ ब्रैकेट में होता है ना वो एक्स की वैल्यू होती है। तो आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास एफ ऑफ एक्स है 5x+2। अगर मैं कहूं निकालें एफ ऑफ 3, तो जहां पर भी x है वहां आप लिख देंगे 3। 15+2 दैट गिव्स यू द वैल्यू 17। पहले का आंसर 17। फाइंड g ऑफ f ऑफ x। ओके, g ऑफ x क्या है मेरे पास? इट इज x² - 5। f ऑफ x क्या है मेरे पास? इट इज 5x+2। आपको कहा g ऑफ f ऑफ x। अब ये आया कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब जो आपका मेन फंक्शन है ना बाहर वाला, वो यूज किया जाएगा। बाहर वाला फंक्शन है जी। जी क्या है मेरे पास? जी है x² - 5। और जी में जहां पर x है वहां पर आएगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास? 5x+2। ये हुआ कंपोजिट फंक्शन। इस पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। a² + 2ab + b² - 5 अपनी जगह। a क्या है आपके पास? 5x 2 एंड 2। सिंप्लीफाई किया, 25x² प्लस 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20x प्लस 2 का स्क्वायर 4 -5। सो 25x² प्लस 20x -1। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c, तो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। इसमें a की वैल्यू 25 बनती है, b 20 और c -1। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, सॉल्व 3 अपॉन h ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू -1। ओके, तो मैं इसको ये लिख दूं 3 इक्वल्स टू माइनस h ऑफ f ऑफ x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर मेन फंक्शन कौन सा है? मेन चलेगा हमारा h का। माइनस साइन बाहर लगा रहा हूं, h का फंक्शन। h का फंक्शन क्या है? h है हमारे पास 7 - x। h है मेरे पास 7 - x। और जहां पर x है वहां पर कौन आएगा? वहां पर आएगा f ऑफ x। तो f का फंक्शन क्या था हमारे पास? 5x+2। 5x+2। अब आपके पास सिंपल बन गई अलजेब्रा की इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको। 3 इक्वल्स टू माइनस 7 - 5x -2। 3 इक्वल टू माइनस 7 - 2 5 - 5x। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 इक्वल्स टू -5 प्लस 5x। -5 यहाँ पर आके +5 हो जाएगा। 8 इक्वल टू 5x और x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। सिंपल आपने फंक्शन को सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो डेसिमल में दें, चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं भाई आपसे? ओ ए बी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही मैंने पढ़ा ना कि ये पैरेललोग्राम है, मैं क्या करता हूँ? मैं लिख दूंगा भाई कि बी से लेके सी का जो वेक्टर होगा दैट विल बी सेम एज 2f। और ए से लेके सी का वेक्टर क्या होगा? इट विल बी सेम एज ओ बी दैट इज 2g। ये आप हमेशा किया करें, इससे आपको थोड़ा एरर मार्जिन कम हो जाएगा। x इज अ पॉइंट ऑन ए बी। एक्स पॉइंट कहां पर है? ए बी पर है। ओके, तो पहला काम क्या करते हैं हम ए और बी को करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट कर दिया। यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास x, ये आ गया x। और a से लेके x अगर 3 रेशो होगा तो x से लेके b 1 रेशो होगा। ये हमारा पूरा सवाल डेटा हमने डायग्राम पे बना दिया। आपको चाहिए ए बी। अगर आपको ए से बी जाना है तो पहले मैं ए से ओ जाता हूं, फिर मैं ओ से बी चला जाता हूं। या पहले आप ए से बी सी चले जाएं, फिर सी से बी चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले ए से ओ जाते हैं तो ये हमारा कवर हुआ -2f। डायरेक्शन चेंज हो गई, -2f। और अब मुझे अब ओ से बी जाना है, ये हो जाएगा +2g। उसको लिखेंगे क्या? 2g - 2f। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एक्स सी। अब मुझे जाना है एक्स से लेके सी। तो पहले मैं एक्स से लेके बी फाइंड करता हूं। अब देखें बेटा, बहुत सारे बच्चों को वेक्टर्स में रेशियो का प्रॉब्लम होता है। ये मेथड आप सॉल्व किया करें अगर आपको रेशियो में प्रॉब्लम है। थोड़ा लंबा है बट आपको समझ में भी आ जाएगा और आप हर सवाल में सेम वर्किंग करिएगा। आप बनाया करें आर और वी के दो कॉलम्स। आर का मतलब रेशियो और वी का मतलब वेक्टर। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे का रेशियो क्या है? इस पूरे का रेशियो है 3 और 1 दैट विल बी 4।
पूरे का रेशियो है 4 और पूरे का वेक्टर क्या है? पूरे का वेक्टर है ए बी। तो टोटल के सामने आया टोटल का वेक्टर। हमको चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट। इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो है 1 और वेक्टर क्या है? वेक्टर है एक्स बी। अब मुझे एक्स बी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 एक्स बी इक्वल्स टू ए बी। 4 जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ ए बी। और ए बी का आंसर आप निकाल चुके थे। ए बी इज वॉट? 2g - 2f। तो हम 2 कॉमन निकाल लें अगर, तो ये क्या बनेगा? g - f। ठीक है बेटा, तो ये आप तब किया करें अगर आपको रेशो को डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मेथड हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है ना? एक मिनट में जरा इसको इस तरीके से लिख दूं ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ g - f। ये मैंने क्या निकाला? ये तो मैंने निकाला एक्स बी। हमको चाहिए एक्स सी। अब हम क्या करेंगे? हम पहले x से b आते हैं और फिर b से c चले जाते हैं। ठीक है, तो x से b तो आ चुका है मेरे पास, मैंने लिखा हुआ है। इसमें ऐड करना है। आप किसको ऐड करना है? आपने 2f को ऐड करना है। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आएगा g - f/2 प्लस 2f। एलसीएम ले लेते हैं। g - f प्लस 4f/2। फाइनली क्या हो जाएगा? g प्लस 3f डिवाइडेड बाई 2। ये आपका वेक्टर आ जाएगा x से लेके c तक का। बेटा तो ये वर्किंग देना आपको याद आनी चाहिए रेशियो की। इसको आप हमेशा इस तरह सॉल्व करें कि आप कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ जाना। अगर आप यहाँ से यूं आते चले जाते तब भी ठीक होता, यहाँ से यूं जाए फिर यूं आ जाए फिर यूं आए फिर यूं, कहीं भी चले जाएं फर्क नहीं पड़ता। बट हमेशा वो वाला आप लिया करें पाथ जिसमें आपको डेटा ज्यादा मालूम हो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, बहुत ही सिंपल सवाल। तरीकेकार क्या है? जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज लिखो। ये आ जाएगा 3x - 1 x प्लस 2। न्यूमिनेटर में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x + 2 -5 × 3x - 1। इस सवाल में मेरी एडवाइस की आपको कभी भी डायरेक्ट मत कीजिएगा, साइन की मिस्टेक हुई नंबर कट जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए 4x + 8 -15x + 5। मेजॉरिटी बच्चों की गलती इस साइन पर होती है जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके पास एक्सप्रेशन है। कैसे पता कि एक्सप्रेशन है? इक्वल टू का साइन नहीं। अब सिंप्लीफाई करें, 8 + 5 इज 13, 4 - 15 इज 11x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दें, 3x - 1 एंड x + 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। मैं मना क्यों करता हूं? अगर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने में एरर आ गया तो मार्क कट हो सकता है, इसलिए अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट वन, diagram shows a circle of radius 3 centimeter. The minor sector angle is 100. Calculate the area of the major sector. भाई मेजर कौन सा सेक्टर हुआ? जो वाला आपका ये वाला सेक्टर है दैट इज मेजर। तो ये एंगल कितना बनेगा? दैट लीड्स टू 260 के आपने 100 को माइनस किया फ्रॉम 360। आपको अपना आंसर देना है पाई की टर्म में। पाई को सॉल्व नहीं करना, रेडियस आपके पास 3 है। तो भाई सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये बना आपका वर्किंग फॉर्मूला। एंगल आ गया 260 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, रेडियस इज व्हाट? 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई आपने। जीरो और जीरो हो गया कैंसिल। ये क्या आ गया? ये आया 26 पाई डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 9 पाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 1 जार, 9 4 जार। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2 2 जार 2, 13 जार। तो मेरे पास क्या बना? 13/2 पाई, जो कि बराबर होता है 6.5 पाई के। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, राइट x² - 6x - 19 इन द फॉर्म ऑफ दिस। x² - 6x - 19 को आपने लेके जाना है इस वाली फॉर्म में, x - a का होल स्क्वायर प्लस b। पहले राइट साइड पे अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। a² - 2ab प्लस b स्क्वायर
प्लस बी अपनी जगह। ठीक है, ये प्लस बी मेरे पास ये वाला आ रहा है, और इस पे अप्लाई कर दी आइडेंटिटी। अब आपके पास ए की जगह क्या आएगा, एक्स, और बी की जगह आ जाएगा ए। सिंप्लीफाई किया, व्हाट यू गॉट, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, और लेफ्ट साइड हमारी सेम थी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 19। अब आपने जो मेथड आपको करना है वो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। देखिए बेटा, स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कोई नंबर नहीं है तो वन होगा, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, तो स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, वन इक्वल्स टू वन। ये स्क्वायर की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं एक्स के ऊपर। एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, इट इज माइनस एक्स, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, इट इज माइनस टू ए। दोनों को आपने किया इक्वेट, एक आंसर आ गया 3। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके पास एक्स ही ना हो, यहाँ पर माइनस 19 कांस्टेंट है, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है इट इज ए स्क्वायर प्लस बी। दोनों को आपने किया इक्वेट, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, उसको पुट कर दो, थ्री का स्क्वायर प्लस बी, तो माइनस 19 इक्वल्स टू 9 प्लस बी, 9 यहाँ पर आके माइनस होगा, तो b इक्वल्स टू माइनस 28। तो आपकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आपके पास था x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा x माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस 28। ये आपके पास आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, अब पहले पार्ट से ही कनेक्ट करेंगे हम दूसरे पार्ट को। अब बेटा यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि मैं x की जगह ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए। मैं साथ में आपको इसी एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो मेरे पास होता x प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस फाइव, लेट सपोज ये होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सवाल मेरा वही है कि x की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर एंटर करूं कि मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो जिस वैल्यू ऑफ x पे ये जीरो होगा वो होगा माइनस फोर। सही है, क्योंकि माइनस फोर प्लस फोर जीरो कर देगा इसको। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा कौन आपके पास, सिर्फ फाइव बचेगा। तो जो आपके पास जीरो हो रहा है और जो आपके पास बच रहा है उसको आप कहते हो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखो। मान लो मैं आपसे कहूं x माइनस सेवन होल स्क्वायर माइनस सिक्स, ये एग्जाम्पल है। भाई वही मेरा सवाल, किस वैल्यू ऑफ x पर ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं x की जगह सेवन पुट कर दूं, जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो गया तो बचा कौन मेरे पास, माइनस सिक्स। ये जो पॉइंट हम निकालते हैं ना, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। अब ये जो मेथड मैंने आपको यहाँ बताया, इसको यहाँ अप्लाई करो। ये ब्रैकेट किस वैल्यू ऑफ x पे जीरो हो जाएगा, थ्री पे जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो गया, अब बचा कौन मेरे पास, माइनस 28। तो ये आपका हुआ टर्निंग पॉइंट। ये सी आप ट्रिक याद रखिएगा, टू फाइंड टर्निंग पॉइंट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई रूट 75 प्लस रूट 27। जब आप सेट्स को सिंप्लीफाई करते हो तो इस तरह ब्रेक करो कि एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। रूट 75 मतलब क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय थ्री। रूट 27 मतलब क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब देखो यहाँ जो नंबर हमने पिक किए, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जब 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। 5 प्लस थ्री 8 अंडर रूट थ्री, ये आपका आंसर। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 5। रेशनलाइज कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आपने अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन विद अपोजिट साइन। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट फाइव। सॉल्व कर लें इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लगती है हमेशा आइडेंटिटी, कौन सी वाली, थर्ड वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए, इज टू, व्हाट इज बी, बी इज अंडर रूट फाइव। सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री टाइम्स टू माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव। ये आ जाएगा मेरे पास सिक्स माइनस थ्री अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय नेगेटिव वन। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए माइनस वन,
आप सबके साइन चेंज कर दें। जैसे ये -3√5 था, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3√5, और ये था प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये आंसर बना। ठीक है, ये पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो के लिंक में एंटर कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, प्लीज मुझे यहाँ मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।